मम्मा, जो ये रात को आसमान में तारे चमकते हैं, क्या उनमें भी हमारे जैसे बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं? बेटा, साइंटिस्ट हमेशा ऐसे प्लैनेट्स की तलाश में रहते हैं जहां पर लाइफ हो। इस तरह के प्लैनेट्स को हैबिटेबल प्लैनेट कहते हैं। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उन प्लैनेट्स का तो पता लगा पाए हैं, पर कभी शायद उन तक पहुंच ना पाएंगे, क्योंकि ये हमसे इतनी दूर हैं कि लाइट को भी उन तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। मम्मा, आज तक साइंटिस्ट्स को कितने हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं? और एक हैबिटेबल प्लैनेट क्या होता है? बेटा, एक हैबिटेबल प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो कि अपने स्टार से उपयुक्त डिस्टेंस पर होता है। आज तक साइंटिस्ट्स को बहुत से हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं। एक प्लैनेट का हैबिटेबल होना इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, गोल्डीलॉक्स जोन। इस जोन को हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो स्टार के इर्द गिर्द रोटेट करने वाला प्लैनेट स्टार से उपयुक्त जोन में हो, ताकि ना तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो और ना बहुत ज्यादा ठंड हो। नंबर 2, लिक्विड वाटर। एक प्लैनेट के हैबिटेबल होने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो। अगर पानी आइस की शक्ल में हुआ या स्टीम की शक्ल में, तो उस प्लैनेट पर कभी भी लाइफ पैदा नहीं हो सकती। नंबर 3, सूटेबल एटमॉस्फेयर। लाइफ हमेशा उस प्लैनेट पर होती है जहाँ का एटमॉस्फेयर सूटेबल हो, मतलब कि वो स्टार की तरफ से आने वाली खतरनाक वेव्स को रिफ्लेक्ट करके अंदर न जाने दे और प्लैनेट के अंदर एक सही ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करे। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी किसी प्लैनेट के हैबिटेबल होने में बहुत अहम रोल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हुई या बहुत कम, तो भी लाइफ पैदा नहीं हो सकती। आज तक साइंटिस्ट को बहुत सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं, जैसे कि केपलर 452b और केपलर 18b। खास तौर पर केपलर 18b, जहाँ के एटमॉस्फेयर में पानी के वेपर्स और ऐसे सब्सटेंसेस मिले हैं जो कि सिर्फ जिंदा मरीन लाइफ से ही पैदा होते हैं। मम्मा, क्या हमारे सोलर सिस्टम में भी अर्थ के अलावा कोई हैबिटेबल प्लैनेट है? बेटा, अभी का तो नहीं पता, पर साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कभी मार्स पर भी लाइफ हुआ करती थी। जहां मार्स में आज सिर्फ मिट्टी और पत्थर के पहाड़ है और बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, वहां कभी लाइफ हुआ करती थी, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले मार्स में लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद था और उसका अपना एक सही एटमॉस्फेयर भी था। पर आज वो पानी आइस की शक्ल में मार्स में मौजूद है, इसलिए वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बैक्टीरियल लाइफ मिलना पॉसिबल है। इसके साथ साथ हम जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून एनसेलेडस को कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों मून्स बर्फ से ढके हुए हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि उनकी आइस के नीचे बहुत बड़ा ओशन हो सकता है, जहाँ मरीन लाइफ हो सकती है जो पानी के अंदर ही पनप रही होगी। पर ये बात जरूरी नहीं है कि जिस प्लैनेट में पानी हो और वो अपने हैबिटेबल जोन के अंदर हो, वहाँ पर पक्की लाइफ हो, क्योंकि लाइफ को पैदा होने के लिए कुछ और जरूरी चीजें भी चाहिए होती हैं। नंबर 1, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। वहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर का होना जरूरी है, जो कि डीएनए के बनने के लिए बहुत अहम है। नंबर 2, एनर्जी सोर्स। किसी भी लाइफ को पनपने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे हमारी जमीन में दरख्त और पौधे सूरज की रोशनी से पनपते हैं। नंबर 3, स्टेबल एनवायरनमेंट। उस प्लैनेट का एनवायरनमेंट लाखों साल तक स्टेबल रहे, ताकि लाइफ को पनपने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाए और वो उस प्लैनेट के एनवायरनमेंट में जिंदा रह सके। मम्मा, अगर फ्यूचर में ये साबित हो गया कि केपलर 18b हमारे रहने के लिए बिल्कुल ठीक प्लैनेट है, तो हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? बेटा, केपलर 18b हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर है। इसका साइज हमारी अर्थ से 8.6 गुना बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने की जगह की तो बिल्कुल कमी नहीं है। पर साइज ज्यादा होने की वजह से इसमें ग्रेविटी भी हमारी अर्थ से 8 गुना ज्यादा है, मतलब कि वहाँ पर हमारा वजन अर्थ के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा होगा। रही बात वहाँ तक पहुँचने की, तो अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलें, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इम्पॉसिबल है, तब भी हमें 124 साल लग जाएंगे, क्योंकि रोशनी को हमारी अर्थ से वहां तक पहुंचने में 124 साल लगते हैं। 1969 में अपोलो 10 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स जिस स्पेसशिप में थे, वापसी पर उसकी स्पीड 11.08 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। एक साल में लाइट लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर हम अपनी सबसे फास्ट यानी 11.08 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी चलें,
तब भी हमें वहाँ तक पहुँचने में 3.6 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। मतलब कि हम इतनी ज़्यादा स्पीड से भी कभी उस प्लैनेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। साइंस की दुनिया में यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे जनरेशन शिप कहा जाता है। हम लोग इसके अंदर ही रहेंगे, इसके अंदर ही हमारे बच्चे पैदा होंगे, इसके अंदर ही हम मरेंगे, इसके अंदर ही हमारी नस्लें बढ़ेंगी, इसके अंदर ही खाने के लिए खेत होंगे, इसके अंदर ही हम अपना फूड उगाएंगे और कभी ना कभी हमारी अगली नस्लें उस प्लैनेट तक पहुंच ही जाएंगी। पर ये कॉन्सेप्ट्स अभी तक सिर्फ साइंस फिक्शन में ही हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम क्रायो स्लीप या इंड्यूस्ड हाइबरनेशन है। इसमें हमारे जिस्म को माइनस टेम्परेचर में जमा दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जम जाएंगे, हमारे दिल की धड़कन भी थम जाएगी और हमारी उम्र बढ़ना रुक जाएगी। कई हजारों साल बाद जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो स्पेसशिप का ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करके हमें दोबारा उठा देगा। पर ये बातें अभी तक तो सिर्फ थ्योरी ही में हैं। अभी तक इनका कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। क्या पता अगर किसी प्लैनेट में इंसानों जैसी इंटेलिजेंट लाइफ रहती हो तो वो भी यही सोचते होंगे कि क्या सिर्फ हम ही इस यूनिवर्स में अकेले हैं या कोई और भी है। क्या पता वो टेक्नोलॉजी में हमसे हजारों साल आगे हों और क्या पता वो हमसे हजारों साल पीछे हों। पर साइंटिस्ट्स की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि वो हमारे रहने के लिए कोई और प्लैनेट ढूंढे, ताकि अगर फ्यूचर में हमारी अर्थ को कुछ हो तो इससे इंसानियत पर कोई असर न पड़े। हमारे प्यारे देखने वालों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोको और गुड़िया के साथ सीखना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।